हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, मजेदार, चकाचक, एकदम मेंटली फिजिकली तैयार, स्टेबल। हमारा जून अटेम्प्ट आ चुका है, ज़्यादा दूर बचा नहीं है। फॉर्चुनेटली थोड़ा डिले हो गया है, पहले फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जून में होता था, लास्ट वीक ऑफ जून में गया है, इससे ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ऑब्वियसली तुमने यहाँ टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट यू नीड टू डू इन द लास्ट 45 days to score 150 plus marks in June 2024 exam. But before starting the video, I just want to say थैंक यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने पीटीपी टीएस के लिए जो रखा था, ये पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज के लिए मैंने 500 रुपये रखे थे 50 लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफर के मैं चाह रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि इतने आ जाएंगे, बट फर्स्ट डे में 50 क्रॉस हो गया। तो फिर हमने ऑफर को थोड़ा और एक्सटेंड किया कि बच्चे को, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्विंग है लेकिन फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया वो ऑफर। सो अभी चल रहा है वो ऑफर, बट उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। आज का जो वीडियो है ये हमारा है किस बारे में, हाउ वी गेट 150 प्लस मार्क्स इन लास्ट 45 डेज। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आज सुबह सुबह तुम उठे, तुमने बोला 45 दिन में सीएसआर नेट कैसे क्रैक करे, 150 नंबर कैसे लाए, और एकदम से आज ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी और 150 आ गए। ऐसा नहीं है। जो साल भर से 6 महीने से लगे पड़े हैं, रोज घिस रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप इसे देख रहे हो और आप एक फ्रेशर हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए इतनी एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं किया है अभी तक, तो फिर दूसरे वीडियोस हैं उनको जाके एक बार देखो। ये वीडियोस अभी तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, जो लोग बिल्कुल एग्जाम अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने आप को 5-7 यूनिट पे अभी खड़ा कर रखा है, उनके लिए ये वीडियो है। चलो बात करते हैं ना। पहला सवाल जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वेयर डू वी स्टैंड नाउ। अभी हमारी स्थिति का भैया, कितने पानी में हम लोग। और इसको देखने के लिए जो मेरी तरफ से तुम लोगों को रिकमेंडेशन है कि एक 3 घंटे का टेस्ट परफॉर्म करो। और टेस्ट परफॉर्म भी कुछ नहीं करना है, दिसंबर का पीवाईक्यू उठा लो 2023 का, और कुछ भी नहीं करना है। अब तुम बोलोगे हमने तो पीवाईक्यू दिया था, मतलब हमने तो एक्चुअल पेपर दिया था दिसंबर का 2023 का, तो अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा तो ये वाला वीडियो नहीं देख रहे होंगे ना तुम लोग, है ना। अब बुरा मत मानना इसका, लेकिन है ना। तो इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना। कोई भी शिफ्ट उठा लो, अगर शिफ्ट 1 का दिया था तो शिफ्ट 2 उठा लो, शिफ्ट 2 का दिया था तो शिफ्ट 1 उठा लो, कोई भी एक उठा लो, 3 घंटे का एक टेस्ट लगाओ। ये कब करना है? ये करना है तुमको अभी। आज क्या है, 9 तारीख है, कल 10 तारीख से पहले पहले ये एक काम निपटा के रखो। इतना सा मेरी बात मान लो। कल तुमको 3 घंटे का एक टेस्ट निकालना है, या हो सके तो आज ही निकाल लो, बहुत बढ़िया ना। फिर हम करेंगे उसका शॉर्ट एनालिसिस। जब हमने ये टेस्ट दे दिया होगा, हमारे पास में कुछ रिजल्ट आया होगा, उसका हम करेंगे शॉर्ट एनालिसिस। कैसे करना है वो समझाऊंगा। पहले हमको वीक एरियाज को रिवाइज करना होगा। मई मंथ का हमारा टारगेट होगा वीक एरियाज को रिवाइज करना। वीक क्या होता है और हैंडीकैप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और वीक एरियाज एक्चुअली कौन से एरियाज को वीक कहें हम लोग, जो पढ़ाई नहीं है वो वीक है, या जिनके बारे में हमने थोड़ी सी ब्लंडर्स कर दिए वो वीक है। दैट इज अ गुड क्वेश्चन टू आंसर नाउ। इसके अलावा वीक प्लस स्ट्रॉन्ग दोनों एरिया का रिविजन चलेगा कब, जून में। और लास्टली मैं तुमको ये बताऊंगा कि जो सीरीज है पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, जो डिटॉक्स बायोलॉजी का एक अलग सा ही कुछ इनोवेशन है। इनोवेशन तो क्या है, मतलब एक नया प्रोडक्ट है, थोड़ा सा मजेदार कुछ काम करने की कोशिश करी थी। तो वो कैसे आपके लिए एक टॉर्च बेरर हो सकता है एट दिस कॉस्ट, जिस पे अभी ये मिल रहा है, मतलब इस कॉस्ट पे फिर नहीं मिलेगा गारंटीड। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर्ड है। कैसे कवर्ड है ये भी समझाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने इनरोल कर लिया है, वो चाह रहे हैं कि कैसे हो रहा है थोड़ा सा आप समझा दो, उसके लिए वीडियो और भी है। पहले तो देख लो भैया कि है क्या, हाउ डू वी, वेयर डू वी स्टैंड नाउ। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं इसको देखने के लिए। दिसंबर 2023 का पीवाईक्यू उठाओ। शिफ्ट 1 अगर तुमने दिया है, वापस बोल रहा हूँ, तो शिफ्ट 2 दे दो। शिफ्ट 2 दिया तो शिफ्ट 1 का पीवाईक्यू उठाओ और चालू कर दो उसको। ठीक है, प्रॉपर सेटअप लगाओ। लेकिन कैसे करना है ये सुन लो। सबसे पहली चीज तो सॉल्व करते वक्त पीवाईक्यू को एक टाइमर सेट होना चाहिए तुम्हारा, 180 मिनट का जो होगा। मेक योर एरिया एज सिमुलेटिव एज पॉसिबल। एज सिमुलेटिव एज पॉसिबल का क्या मतलब है, जैसी कंडीशन आपको एक्चुअल एग्जाम हॉल में मिलती है अपने आसपास, जिस तरीके का सेटअप आपको मिलता है, कोशिश करो कि वैसा का वैसा सेटअप आपको वहां पे भी मिले। मोबाइल फोन अपने पास में नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन अलग रख दो। अगर कोई तुम्हारे साथ में रूममेट वगैरह रहता है तो उसको बोले कि तो इन्विजिलेट कर मुझे। इन्विजिलेशन पे थोड़ा सा उसको बोल दो कि भैया एक बेग समोसा खिला दूंगी तेरे को, या कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगी, नहीं सस्ते में बिक रही तो कोल्ड कॉफी पिला देना। उसको बोले 3 घंटे मेरे को देख ले यार, घूम दे रहे थोड़ा थोड़ा, वो अपना काम भी करती रहे, थोड़ा बहुत इन्विजिलेशन भी करती रहे। 3 घंटे होते ही वो तुमसे पेपर ले ले, इस तरीके का थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे उठते फिरते नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि ये एक्चुअल टेस्ट है, आज जो नंबर आएंगे यही एक्चुअल एग्जाम में नंबर आएंगे। ये बात समझ में आई? ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हेड फेक यूज करना है अपने को। जो मैंने अभी बोला तुमको, हेड फेक यूज करना है कि भैया आज ही एग्जाम है, यही फाइनल अटेम्प्ट है, इसके बाद हमारी उम्र ही नहीं बची है, एज ही नहीं है हमारे पास अटेम्प्ट देने की, तो एज कहाँ से देंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फाइनल अटेम्प्ट है, इसका ध्यान रखना है। हेड फेक यूज करना है मतलब अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना है कि यार
ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा फिर इस टर्म्स में। इससे तो जीवन में बहुत कुछ है यार करने का, इतना लोड मत लो ना। अपना स्कोर कैलकुलेट करना है फिर कहां से, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल आंसर की से, किसी भी वेबसाइट से नहीं करना है। ऑफिशियल आंसर की डायरेक्ट डालोगे, दिसंबर की अवेलेबल है, उसको ही रेफर करना है। वापस बोल रहा हूँ, डिटॉक्स की वेबसाइट पे भी ऐप पे भी नहीं देखना है, ऑफिशियल आंसर की से देखना, ठीक है, क्योंकि वो जो मान रहे हैं वही सत्य है। हम कितना भी कुछ भी बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। अगली बात, अब रेंज क्या निकल के आ रही है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आप 50 टू 70 मार्क्स में अभी फॉल कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब स्थिति है, लेकिन चांसेस बेटा स्लिम है। हाँ, उसका कारण भी बता दे रहा हूँ कि 2 महीने हैं हमारे पास में तैयारी करने के, तो स्लिम चांसेस तो है लेकिन डुएबल है। कैसे डुएबल है ये थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आप 70 टू 90 पे फॉल कर रहे हो तो आपके काफी अच्छे चांसेस है क्लियर करने के जेआरएफ को, बट यहाँ पे हाई रिस्क भी है। अब हाई रिस्क को लिखा है मैंने, थोड़ा इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप बाउंड्री पे खेल रहे हो और 2 नंबर से हेड और टेल हो जाता है। 2 नंबर पे ज्यादा बोल दिया मैंने, 0.5 से हो गया था मेरे साथ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हेड और टेल, मतलब हेड हो रहा था और टेल हो गई, समझ रहे हो इसको, मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया था मैं सिर्फ 0.5 से। ये बात समझ में आ रही है। सो पहली चीज कि 50 टू 70 है तो आपका स्लिम चांसेस है, लेकिन किया जा सकता है, हम बात करेंगे कैसे। 70 टू 90, अब ये एक ऐसी रेंज है ना जहाँ पे लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस भी है और फियर भी है। सबसे बड़ी खतरनाक बात यही है, ये सबसे खतरनाक है। जैसे तुमने मिडिल इनकम ट्रैप सुना होगा, ये मिडिल स्कोर ट्रैप है। ये मिड स्कोर ट्रैप बहुत खतरनाक है, इसको बीट करना भी बहुत मुश्किल है। तो तुमको यहाँ पे इस चीज को देखना पड़ेगा कैसे बीट करना है, उस पर बात करेंगे। बट यहाँ पे बहुत हाई रिस्क पे हैं हम लोग, यहाँ पे फेल होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इनके पास में इतना लोड नहीं है, इनके पास में इतना लोड नहीं है, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा लोड है, तो थोड़ा ध्यान देना इस पॉइंट पे जो मैं बोल रहा हूँ अभी। दूसरी, अगर आप 90 टू 110 को स्कोर कर रहे हो तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं और रिस्क यहाँ पे लो है, क्योंकि आप ऑलरेडी कट ऑफ से थोड़ा ऊपर ही हो। कट ऑफ यूजुअली 101 105 के आसपास जाता है। अगर जनरल की बात करें, पिछली बार का जो कट ऑफ था तो वो भी कुछ ऐसे ही गया था अपना आसपास, है ना। मार्क्स में अगर बताऊं तो शायद 106-7 के आसपास कट ऑफ था जनरल का, 106 107 जिन्होंने स्कोर किया था, ऐसा कुछ स्कोर आ रहा था, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। हाँ, बट कट ऑफ पिछली बार बढ़ गया था थोड़ा सा, मतलब बढ़ा तो नहीं था, सही था, जून से कम था, बट हाँ यूजुअल से थोड़ा सा ज्यादा था ना। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजी कैसे मोल्ड होती है। अगर आप 50 टू 70 में फॉल कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी ये होगी, प्लानिंग बदल जाएगी। सेम फॉर 70 एंड 90 एंड 90 एंड 100। देखते हैं भैया कैसे करें। तो पहले तो स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं अपना। तो यूजर, अब देखो स्वॉट एनालिसिस का क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो यूजुअली हम किसी भी काम को करके स्वॉट एनालिसिस उसका करके देख सकते हैं। हमारा मेजर मोटिव क्या है कि 2 महीने बाद एग्जाम है और हमको हाईएस्ट स्कोर करना है जितना हम कर सकते हैं, तो हम उसी बेसिस पे स्वॉट एनालिसिस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। वो टॉपिक जिसके क्वेश्चन मैंने वो 3 घंटे के पेपर में सॉल्व किए और मैं 90% से ज्यादा एक्यूरेसी से उसको सॉल्व कर पाया, वो सारे मेरे स्ट्रेंथ्स कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सी डेफिनेशन दे दी है, तुमको जो सही लगता है वो इसमें डाल दो, वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रेंथ में कहलाएगा। वीकनेसेस कौन से हैं, जहां पे आपने ब्लंडर्स किए हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, वीकनेस का मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ा ही नहीं है। गलतियां उन्हीं जगह होगी जो आपने पढ़ी है ना, जो पढ़ा है उसी में गलती होगी, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ब्लंडर्स और वीकनेसेस का थोड़ा ध्यान देना, जो पढ़ी चीजें हैं बट उसमें हम गलतियां कर रहे हैं बार 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 बार। फॉर एग्जांपल v0 इक्वल्स टू vms अपॉन km प्लस s। मिकलिस मेंटेन तुम नहीं जानते हो क्या, जानते हो ना, बट अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे, बहुत इजी इजी से न्यूमेरिकल डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने वाले नहीं सॉल्व हो रहे, तो ये क्या है, ब्लंडर है हमारा, आती हुई चीज हम नहीं कर पा रहे। दाओ अगली चीज क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास। अपॉर्चुनिटी सीधी सीधी ये है कि भैया अभी हमारे पास में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम है, अगर हम रिविजिट करें, ध्यान देना मैंने रिवाइज नहीं लिखा है, मैंने बोला रिविजिट, इफ वी रिविजिट द वीक एरियाज तो हम उनको अपनी हैंडीकैप बनने से रोक सकते हैं। हैंडीकैप क्या होता है, हैंडीकैप मतलब ये, अब ये इक्वेशन हमको आती थी लेकिन इसका न्यूमेरिकल फंसा, 4 नंबर में पाया, कुछ भी नहीं था न्यूमेरिकल में, डायरेक्ट सिर्फ के में सबस्ट्रेट वगैरह लगाना था, हम नहीं लगा पाए और ये हैंडीकैप बन गई। तो हैंडीकैप कौन सी चीज बनती है, हैंडीकैप वो चीज बनती है जिसपे हमने कम ध्यान दिया होता है, अपंगता जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो हमको वीक एरियाज कौन से इंप्रूव करना है, उन वीक एरियाज को इंप्रूव नहीं करना है, जो पढ़ा ही नहीं है वो नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा है, जिनमें ब्लंडर हो रहे हैं और जो हमारे लिए हैंडीकैप बन रहा है। अरे बात समझ में। और ये जो काम मैं बोल रहा हूं, आखिरी में बात कर लेते हैं थ्रेड्स, नॉट रियलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज एंड नॉट परफॉर्मिंग और नॉट यू कैन से नॉट, क्या लिख रहा था मैं इसका भूल गया, हाँ आ गया। सो नॉट एनालाइजिंग द वीक वंस, हैंडीकैप को अपन नहीं देख रहे ना, तो वो लफड़ा पड़ रहा है, नॉट एनालाइजिंग द वीक वंस। ये सारी चीजें जो आपको करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स,
ये सेक्शन वाइज होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे ना क्या करते हैं, पूरा 145 क्वेश्चन उठा के बैठ जाते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता है। तो आपको सेक्शन ए के लिए ये चारों चीजें देखना है, सेक्शन बी के लिए चारों चीजें देखना है, और सेक्शन सी के लिए चारों चीजें देखना है, क्योंकि तीनों अलग अलग सेक्शन है। डिमांड अलग है, स्ट्रेंथ्स भी अलग होंगी, वीकनेसेस भी अलग होंगी, अपॉर्चुनिटी भी अलग होगी, और थ्रेट भी अलग होगा। ठीक है, तो ये हुआ शॉर्ट एनालिसिस। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं है, पेपर लो, पेपर पे पहले लिखो सेक्शन ए, 4 डब्बे बनाओ, फिर सेक्शन बी, फिर 4 डब्बे बनाओ, फिर सेक्शन सी, फिर 4 डब्बे बनाओ, और काम चलने दो। ठीक है, ओके। मे का प्लान डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका टारगेटेड स्कोर कितना है, मतलब मैं कितना स्कोर करना चाहता हूँ। मैंने तो 150 प्लस लिख दिया। अब 150 प्लस तो 200 भी हो सकता है, और 150 भी हो सकता है, और 151 भी हो सकता है, 150.5 भी हो सकता है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि टारगेट स्कोर कितना है, और उसी के साथ में आपको ये भी देखना है कि आप कौन सी यूनिट्स जो है उसको परफॉर्म करने वाले हो एक्चुअल एग्जाम में, उनकी क्वेश्चंस देखने वाले हो। तो 8 से 10 यूनिट काफी है। 8 से 10 यूनिट ढंग से करके जाओगे, 8 यूनिट डिटेल में, 2 यूनिट सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से बेसिक कॉन्सेप्ट से, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। 140 से 150 नंबर आराम से ला सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। उन वीक एरियाज को अपने को रिवाइज करना है जिनमें हम हैंडीकैप बने थे, सबसे पहले उन्हीं को उठाना है। अब तुम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सारी यूनिट्स के बारे में आइडिया है, तुम आराम से देख सकते हो कि कौन सी वाले टॉपिक में कौन सा वाला ब्लंडर मारा, बार बार ब्लंडर हुआ, हैंडीकैप बनी, रिवाइज करो उसको। सिंपल। रिवाइज कैसे करना है? ऑलवेज डू दी एक्टिव रिकॉल, ऑलवेज डू दी एक्टिव रिकॉल। इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा 2-3 दिन में, एक्टिव रिकॉल कैसे किया जाए CSR नेट के लिए। सो दैट इज द बेस्ट रिविजन स्ट्रेटेजी आई एवर एनकाउंटर्ड विथ। कोई नोट्स कोई कुछ नहीं करते हैं, बेस्ट है एक्टिव रिकॉल। आई एक्सप्लेन कैसे। जैसे अगर मेरे को ग्लाइकोलिसिस करना है तो मैं ग्लाइकोलिसिस का एक चार्ट बना लूंगा, अभी सोचते सोचते ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करते 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 पायरुवेट, फिर इधर उनके रेगुलेटरी एंजाइम्स, इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स, कंडीशंस, ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट, है ना। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका उल्टा, ग्लूकोनियोजेनेसिस ओनली इन लिवर। क्यों ओनली इन लिवर? क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है वो बाकी जगह नहीं मिलता है। ये तरीका है एक्टिव रिकॉल का। और फिर इस चार्ट को मैं रिवाइज करूंगा, मैं बार बार ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस खोल के नहीं देखूंगा। ठीक है, अच्छा, इनको भरपूर मात्रा में समय देना है आपको, जो आपके हैंडीकैप एरियाज हैं, क्योंकि यही आपको लेके डूबेंगे एक्चुअल एग्जाम में। और इनके कंसोलिडेटेड कनेक्शंस एंड शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, मैंने अगले पॉइंट में लिखा है, देखो, व्हाइल प्रिपेयरिंग देम मेक शॉर्ट नोट्स एंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो वापस से, एंड राइट ओनली दोज थिंग्स विच यू फॉरगेट ड्यूरिंग द 3 hour टेस्ट। जो तुम भूल गए थे उस 3 घंटे में, जिस पे सवाल था, हमने करा, हमको आता था सवाल, लेकिन हमने गलती करी। क्यों? क्योंकि हम वहां पे कंफ्यूज हो गए थे। और कंफ्यूजन जो है वो क्या है? कंफ्यूजन का एक ही मतलब होता है, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी इज इक्वल्स टू कंफ्यूजन। और लैक ऑफ क्लैरिटी है मतलब हमको वो टॉपिक कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है ना। और कॉन्सेप्चुअली क्लियर कैसे होगा? व्हेन यू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, व्हेन यू रिलेट द कॉन्सेप्ट विद योर अदर कनेक्शंस, एंड दैट्स हाउ यू गॉट टू द पॉइंट वेयर आप ब्लंडर करना बंद कर देते हो। इसके अलावा साथ ही साथ आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप यूनिट तैयार करते जाओगे, अब मई मंथ में आप यूनिट तैयार कर रहे हो, हैंडीकैप एरियाज वगैरह के साथ साथ में यूनिट्स तैयार कर रहे हो, साथ साथ में आपको यूनिट टेस्ट भी देते जाना है। यूनिट टेस्ट कौन से होना चाहिए? कोई भी कोचिंग के टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीवाईक्यूज यूनिट वाइज सॉल्व करना है। और वो हमारे इसमें पीबीपीटीएस में हमने उसको ऑलरेडी डाल दिया है। पर यूनिट के 5-5 साल के पीवाईक्यूज के आपको टेस्ट मिल जाएंगे बाकायदा, उसी हिसाब से जैसे आपको एक्चुअल में मिलते हैं। इससे बेटर प्रैक्टिस नहीं हो सकती कि आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो उसी बॉडी ने बनाया जो आपका एग्जाम लेने वाला है। ठीक है, तो यूनिट वाइज टेस्ट बहुत जरूरी है, ये देते रहना है मई में। और एक और चीज जो मई में करना है वो है 3 फुल लेंथ टेस्ट देना है। ये भी इसी में पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में कवर्ड है। 10 मॉक टेस्ट होंगे इसके अंदर, जैसा कि मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है। 3 अपन मई में कवर करेंगे। ठीक है, अगला, अब जून में क्या करना है? तो जून के लिए ये पूरा प्लान है। इसमें तुम्हारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए? 1 जून को तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मेरे को अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस मिनिमम 2 बार, और अगर हो सके तो 3 बार पूरा रिवाइज करके जाना है। रिवाइज वापस क्या? एक्टिव रिकॉल करना है। ध्यान देना, नोट्स खोल के पढ़ना नहीं है वापस, तो होगा नहीं। वरना अगर मुझे अभी कोई बोलता है कि तुमको टीसीए रिवाइज करना है, तो मैं करीब करीब 1 मिनट में टीसीए पूरी रिवाइज कर सकता हूँ। जितना मेरे दिमाग में कंटेंट होगा सिर्फ घुमा दूंगा मैं इसको, खत्म हो गया टीसीए, ये रिवाइज हो गया। आ रही बात समझ में? और यही एक तरीका है जिससे तुम इतनी स्पीड से काम कर सकते हो ना। शुरुआत, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है बेसिक सा, जो एक सीएसआर के सिलेबस है, उसी को मैंने पिक किया है। मैंने इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। तुम यहाँ पे दिमाग कैसे लगा सकते हो समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने बायोकेम लिया, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 यूनिट सभी को करना है, इसमें कोई वही नहीं है। पहली यूनिट कौन सी है? बायोकेम। दूसरी कौन सी है? सेल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी मॉलिक्यूलर, और चौथी मतलब फंडामेंटल प्रोसेस, और चौथी सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनो।
इम्यूनो नहीं भी करते हो पूरी तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ सिग्नलिंग तो थोड़ी बहुत करना है क्योंकि डेव बायो वगैरह में फंस जाती है। तो मान लो मैंने यहाँ पे शुरुआत की फर्स्ट यूनिट से, तो फर्स्ट यूनिट मेरी बायोकेम थी, 2 दिन मैंने बायोकेम को दिए। पहले दिन में मैंने बायोकेम रिवाइज किया। अब देखो यहाँ पे लिखा होगा 70-30 SW। 70 का मतलब है 70% में मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज को वीक करूंगा और 30% में मेरे टाइम को वीक एरियाज पे दूंगा। वीक एरियाज कौन से? जो मैंने पिछले मंथ में जिन पे काम करके उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया था, जो मेरी हैंडीकैप थी अब, लेकिन अब वो वीक एरियाज या स्ट्रॉन्ग एरियाज की कैटेगरी में फॉल करने लग गई है। सही है। तो 30% में उनको दूंगा जिसमें अभी मैं थोड़ा वीक हूँ, और 70% में उसको दूंगा जो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ध्यान देना, यहाँ से मेरी प्रायोरिटी अब स्ट्रॉन्ग एरियाज बन गई है, में मेरी प्रायोरिटी वीक एरियाज थी। समझ में आ रही है ये बात? तो वीक एरियाज हमारे यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एरियाज प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग भी भूल गए एक्चुअल एग्जाम में जाके वीक को तैयार करने के चक्कर में, तो फिर और लफड़ा हो जाएगा, फिर हम ब्लंडर ज्यादा करने लगेंगे, फिर हमारी जो वीकनेसेस है वो बढ़ जाएंगी और थ्रेट्स बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ्स कम हो जाएंगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एरियाज इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना। सेकंड डे आया, डे 2 मतलब 2 जून को 1 जून को जो पढ़ा था वो रिवाइज करना है, वही एक्टिव रिकॉल से, और बचा हुआ जो बायोकेम का रिवीजन है वो करना है। ये प्रोग्रेस वैसे की वैसे चलती जाएगी। सेल ऑर्गेनाइजेशन कवर करोगे, इसमें 2 जून को जो बायोकेम पढ़ा था वो रिवाइज करना है, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज करना है, जो 3 को पढ़ा था वो रिवाइज करना है। तो ये तो तुमको समझ में आ गया होगा कोड कैसे लिखे हुए। यहाँ पे फोर्थ एफएलटी एक और देना है, फुल लेंथ टेस्ट। 3 एफएलटी हमने मई में दिए थे, फोर्थ एफएलटी एक और देना है। आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 2 रिवीजन, फिर जो आपने सेल ऑर्गेनाइजेशन में रिवाइज किया था वो, तो पिछला रिवीजन चलता रहेगा। तो मैंने बोला था ना 2 रिवीजन करना है, तो यहाँ पे 2 रिवीजन अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो मैं करता जा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में मैंने उसको रिवाइज किया पहले दिन, दूसरे दिन उसको वापस से रिवाइज कर लिया, तो 2 रिवीजन हो गए ना इसके। यहाँ पे मैंने पहली बार रिवाइज किया, फिर दूसरी बार वापस रिवाइज किया अगले दिन के लिए, तो इस तरीके से डबल रिवीजन तो मैं कर ही चुका हूँ। फोर्थ एफएलटी आपको देना है 4 तारीख को, फिर 5, 6, 7, 8, यहाँ तक आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे आप दोगे फिफ्थ एफएलटी, फुल लेंथ टेस्ट। फिर 9th को डेव बायो शुरू करेंगे अपन। अगर आप डेव बायो तैयार कर रहे हो तो डेव बायो करो, नहीं तैयार करो तो छोड़ के जो तुम्हारी यूनिट है वो करो। ये मैंने प्लान बनाया है मेरे हिसाब से, जो एक बेसिक सिलेबस के हिसाब से। ये 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट है ना। 8वें दिन का जो सेल कम्युनिकेशन है वो मैं यहाँ रिवाइज करूंगा, फिर डेव बायो को बचा हुआ पोर्शन रिवाइज करूंगा, 9वें दिन की डेव बायो रिवाइज करूंगा। प्लांट फिजियो, और फिर हर 2-2 यूनिट के बाद में एफएलटी डाल दिया मैंने। देखो, पहली दूसरी यूनिट के बाद एफएलटी, तीसरी चौथी के बाद एफएलटी, पांचवी छठी के बाद एफएलटी, छठा एफएलटी आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है। एनिमल फिजियो मैंने यहाँ से हटा दिया है। एनिमल फिजियो बहुत ही टीडियस और बहुत ही ज्यादा रिस्की यूनिट है, उसका कोई भरोसा नहीं है, तो कम ही उस पर ध्यान दो। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है भैया, जेनेटिक्स में कभी भी धोखे नहीं मिलते आपको। तो जेनेटिक्स में 12 तारीख का जो आपने काम किया था उसको रिवाइज करना है, फिर अगले दिन जेनेटिक्स का बचा हुआ 13 तारीख का जेनेटिक्स रिवाइज करना है। फिर इवोल्यूशन, जेनेटिक्स के बाद जस्ट इवोल्यूशन पढ़ना है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स ज्यादा अच्छे से समझ में आता है जेनेटिक्स के बाद। सेम प्रोसीजर बार बार चलता जाएगा, और यहाँ पे जैसे आप 2 यूनिट कंप्लीट करते हो जेनेटिक्स इवोल्यूशन, यहाँ पे आपको देना है 7th फुल लेंथ टेस्ट। फिर इकोलॉजी को मैंने एक ही दिन दिया है, क्योंकि इकोलॉजी को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इकोलॉजी में कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जो रिवाइज कर ले जाते हैं तो काफी है। बाकी मेजर चीजें ऐसी होती है जो समझने वाली होती है, अगर एक बार समझ में आ गई तो आई गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई भी पिछला रिविजन नहीं करना है, यहाँ पे इकोलॉजी को रिवाइज करना है। ये मेरी वो 9th यूनिट है जो मैंने एक्स्ट्रा रखी थी। अगर तुम्हारे पास में 8 ही यूनिट है तो फिर ये वाले दिन से यहाँ पे तुम इसको प्लान को शिफ्ट करके 1-2 का रिवीजन शुरू कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड यूनिट का, और यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो इकोलॉजी को। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो 9 यूनिट 10 यूनिट तैयार करना, तो फिर अब आप बोलोगे कि हमको तो 12 यूनिट तैयार करनी थी, तो कैसे बनाए इस प्लान को? कुछ नहीं करना है, बायोकेम के साथ में 1 यूनिट और चलाओ, सेल बायो चलाओ साथ में, या बायोकेम के साथ में जेनेटिक्स चलाओ। अब जब तुम 12 यूनिट तैयार करने की बात करो तो तुम अभी तक अपना सिलेबस प्रिपेयर कर चुके होंगे, और अब सिर्फ उसको रिविजन ही करना है। रिविजन करने में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, एक्टिव रिकॉल से करोगे तो नहीं लगता है, नोट्स पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर दादा ये सब कोई धरा का धरा ही रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इसमें। 18 जून हो गया है, अब 18 जून को अपन शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट का वापस रिवीजन। अब यहाँ पे जो हमने बात करी थी, अब हम यहाँ पे अपने नोट्स वगैरह इससे पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ पे वापस रिवाइज करेंगे, तो हम सिर्फ हेडलाइंस को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, किताब बंद करी, फट से सोच लिया। अच्छा, एसिटाइल डिकार्बोक्सिलेज, ओके, एसिटाइल कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल डिकार्बोक्सिलेज नहीं, एसिटाइल कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कार्बोक्सिलेज सोच लिया। मेनोनाइल कोए बनाता है ना जो एसिटाइल कोए से मेनोनाइल कोए, कहाँ पे बनता है ये? फैटी एसिड सिंथेसिस में। हाँ, तो इस तरीके से अपने को चीजों को करना रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड यूनिट यहाँ पे रिवाइज करना है, ये तीसरा रिवीजन चालू हो गया है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, और यहाँ पे जब आप 8th यूनिट का मतलब अपने पूरा जो 8 यूनिट का सिलेबस है उसको जब वापस थर्ड यूनिट में रिवीजन दे चुके होगे थर्ड बार, तब आप यहाँ पे लगाओगे 8th फुल लेंथ टेस्ट। 22 तारीख को लगाना है 9th फुल लेंथ टेस्ट। 23 तारीख को मजे करना है, आराम करना है, रेस्ट करना है, और 24 तारीख को लगाना है 10th फुल लेंथ टेस्ट। और ये 10 के 10 मॉक टेस्ट तुमको पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज PBPTS में अवेलेबल है। कुछ भी दिमाग में लगाना है, कहीं नहीं भागना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात? आगे बढ़ू नाउ।
एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, थिंग्स टू रिमेंबर, अभी से प्लीज ध्यान रखो 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना ही पड़ेगा, इट इज रिक्वायर्ड स्टडी। और कभी भी एक साथ नहीं सेटिंग लगानी है, ये 50 मिनट्स और 10 मिनट्स के सेटअप में चलना है। इसमें हाफ एन आवर का थोड़ा सा तुम अपनी कोई एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन रखो, इंपॉर्टेंट है वो। सेक्शन ए को इग्नोर नहीं करना है, अभी तक मैंने पूरे वीडियो में सेक्शन ए की बात नहीं करी है, तो 1 घंटा सेक्शन ए के लिए अलग से रखना है, जिसमें करना क्या है, पिछले 5 साल के, पास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन है आपके, पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन को यूट्यूब वीडियोस की मदद से, बहुत सारे वीडियोस हैं इनके ऊपर, अच्छे जो वीडियोस तुमको समझ में आए उनको खोल के उनको पहले सॉल्व खुद करने की कोशिश करना है, फिर वीडियो देखना है, फिर सॉल्व खुद करने की कोशिश करना है और वीडियो देखना है। इस तरीके से थीम्स पकड़ना है। सेक्शन ए में कोशिश करना है कि 10 to 15 मार्क्स का अपन यहाँ पे सेटअप बना के रखें। फिर ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 4 से 5 यूनिट में हो जाएगा। एक बात बता दूं मैं तुमको, 1 यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, बट कितना भी पढ़ लो आप उस यूनिट को, आप कभी भी उसमें अगर बायोकेमिस्ट्री और मॉडर्न बायोलॉजी की बात करें तो 15 से 18 नंबर से ज्यादा नहीं ला सकते हो, है ना। और अगर एक यूनिट को इतना टाइम दोगे तो दूसरी यूनिट में कम नंबर होंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक यूनिट में हम 15-16 नंबर ही लाएंगे, और इसीलिए हमने 8 यूनिट करी है। तो 8 से 9 यूनिट अगर हम करते हैं तो हम 120 से 135 नंबर तक की रेंज में चले जाते हैं। तो 9 से 10 यूनिट में हम आराम से 150 के आसपास चले जाएंगे, और यही होना भी चाहिए। हाँ, अगर पेपर बहुत इजी आ जा रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो फिर करो ना, कौन मना कर रहा है, 25-30 नंबर तक भी लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में होता नहीं ऐसा, क्योंकि रिसर्च पेपर से भी क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली मॉडर्न बायोलॉजी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट सबसे खतरनाक यूनिट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी यूनिट हैव इक्वल वेटेज, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी कम इंपॉर्टेंट है, सारी बराबर है। जब भी आप टेस्ट देते हो उस टेस्ट को एनालाइज करें और उसकी रिपोर्ट जरूर बनाएं, चाहे वो एफएलटीज हो या यूनिट टेस्ट हो। एफएलटीज और उसकी रिपोर्ट्स बनाने के लिए क्या करना है, एक तरफ आपका मिस्टेक का कॉलम होना चाहिए, व्हाट आर द मिस्टेक्स आई डिड। अब मिस्टेक्स में लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सही लिया नहीं लिया वो बोल देते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त दिमाग में क्या चल रहा था वो मिस्टेक है आपकी, और उसका सॉल्यूशन क्या लगता है आपको वो साथ में लिखो। इस रिपोर्ट को रोज तुमको एक बार स्टडी करना ही है, और इसको हर टेस्ट के साथ साथ में अपडेट भी करते जाना है, और ये देखना है कि क्या इंप्रूवमेंट मैंने पिछले टेस्ट से की है। पिछले टेस्ट में मैंने इस तरह के क्वेश्चन में ये ब्लेंडर किया था एक्स नाम का, इस बार मैंने वाई नाम का ब्लेंडर किया, अगली बार मैं एक्स वाई नहीं करके जेड नाम का ब्लेंडर करूंगा। तो इससे क्या मतलब है कि मैं इंप्रूव करता जा रहा हूँ। हाँ, ब्लेंडर्स बदल रहे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एट द एंड खत्म हो जाएंगे। आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, जो आखिरी के 3 एफएलटीज आप दे रहे हो वो आपके जो एग्जाम टाइम है, मतलब आपको तब तक पता चल चुका होगा, इस डेट पे 22 के आसपास आपको पता चल गया होगा, 21 से शुरू करें ना अपन, तो 21 के आसपास आपको पता चल चुका होगा कि आपका कौन सा शिफ्ट आई है, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2। तो जो भी शिफ्ट आपकी आई है, आखिरी के 3 टेस्ट आपको उसी समय पे देना है, कि इससे क्या हो कि आपका माइंड जो है वो उस समय के लिए अलर्ट हो जाए कि अच्छा इस टाइम पे ये हो रहा है, इस टाइम पे मेरे को इतना प्रेशर झेलना है, इस टाइम पे मेरे को प्यास लगेगी बट पानी नहीं मिलेगा, इस टाइम पे मेरे आसपास इन्विजिलेटर्स होंगे, ऐसा। तो 3 टेस्ट उस टाइम पे देना जरूरी है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कि भैया ये पीबीपीटीएस आप बोल तो रहे हो, ये है क्या। कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा दोस्त है बस, और कुछ नहीं है, योर बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, समझ लो, जितनी भी रिक्वायरमेंट मैंने पीछे बताई है वो सारी की सारी इसके अंदर कवर्ड है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कवर्ड। 10 साल के पीवाईक्यूज हैं इसके अंदर, यूनिट वाइज डले हुए हैं, अब डल रहे हैं मतलब अभी चल रहा है ना, धीरे धीरे अपडेट होगी वो, और टेस्ट फॉर्मेट में है, और 3 अटेम्प्ट है उसके ऊपर। तो पहली बार आपने यूनिट प्रिपेयर करी, फर्स्ट रिवीजन के बाद दे दो, फिर सेकंड टाइम रिवाइज करो, फिर दे दो, थर्ड बार दे दो, और क्या चाहिए। 3 अटेम्प्ट में तुम्हारे पीरियड 10 साल के पेपर यूनिट वाइज खत्म हो जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट है इसके अंदर, जो कि पूरी तरीके से जो फुल लेंथ टेस्ट अपन बोल रहे थे पीवाईक्यू बेस्ड है, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ उनको, जिसके अंदर 450 मतलब 1450 हो जाएंगे ना, 145 इंटू 10, तो 1450 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको 2014 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यूज का। ऑब्वियसली मैं यूट्यूब चैनल पे इस पे भी करूंगा, बट इसमें सारे क्वेश्चंस करना पॉसिबल ही नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे 2019 से 2023 तक के। इट इज इम्पॉसिबल कि सारे ही क्वेश्चंस कवर किए जा सके, 12 बज जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत लंबे लंबे वीडियोस हो जाएंगे। हाँ, सारे यूनिट्स के रहेंगे ये डिटेल सॉल्यूशन जो अपन बात कर रहे हैं। इसके अलावा 3 लाइव जूम सेशन है इसके अंदर, जो कि आपके डाउट्स को लेके रहेंगे, है ना। और ये जो होगा 1 जून लिखना था यहाँ पे, सॉरी, 1 जून के बाद से लूंगा मैं, तब तक तुम इतना तैयार हो जाओगे कि मेरे से बातचीत कर सकते हो कि किस बारे में एक्चुअल डाउट आ रहा है। तो 1 जून के बाद अपन इसको शुरू करेंगे। चैट सपोर्ट है इसके अंदर, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लैपटॉप पे एक्सेस करना है, मोबाइल पे एक्सेस करना है, जैसे काफी सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो वो सॉल्व हो रहा है। सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, जैसे आपने आज बायोकेमिस्ट्री रिवाइज किया तो आप बायोकेमिस्ट्री का यूनिट टेस्ट दे दो, आपने आज मान लो मॉलिक्यूलर रिवाइज किया तो आप मॉलिक्यूलर का दे दो। ठीक है, ये 2-3 दिन में सारे टेस्ट अपडेट हो जाएंगे, तो उसका परेशानी नहीं होना है, 2-3 दिन 4-5 दिन लगेंगे बट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पूरी तरीके से शेड्यूल्ड होगी है, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, इसका मैं पूरा शेड्यूल बना के उस पर अपडेट करूंगा। कल होगा लेकिन ये, क्योंकि 10 तारीख है ना कल स्ट्रेटेजी वाला। और उसके अलावा इसकी फीस, बहुत सारे लोग फीस के लिए वेट कर रहे हैं, तो भैया इसकी फीस आज तो है 500 रुपए,
आज तो है 500 रुपीज, लेकिन कल ये हो जाएगी 1000 फॉर श्योर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ काम की है, आपको कुछ मदद कर सकती है, तो आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लेना। ठीक है, आखिरी चीज, अगर आपको यहाँ पे आप इनरोल करते हो और आपको 24 घंटे में चीजें समझ में नहीं आती है, तो 24 आवर रिफंड पॉलिसी है। अभी 2 बच्चों को रिफंड किया है मैंने। अब बोलोगे अच्छा रिफंड भी कर दिया अभी से? अरे उन्होंने गलती से वो सीरीज ले ली थी, उनको एक्चुअल कोर्स लेना था और फिर उन्होंने वो सीरीज ले ली थी। वो नए बच्चे थे, उनको पता ही नहीं था, उनको लगा कि वो जून के लिए कोई कोर्स है, रिविजन कोर्स, इसलिए उन्होंने ले लिया। अब कर दिया अपने रिफंड। तो रिफंड पॉलिसी है 24 आवर्स की। हाँ, बट 24 आवर्स है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 3-4 दिन बाद आके अरे यार भैया पैसे दे दो यार वापस यार, तो मुश्किल होगा थोड़ा सा, है ना। Okay, now my simple request, please, please, please do not join if you are not hungry. If you are not hungry for the top JRF ranks and top PhD enrollments, ठीक है। अगर आपको मजा नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है बच्चे उसके अंदर, लिटरली बता रहा हूँ, तो बहुत मेहनत का काम है, तो मेरी मेहनत को तुम ही सार्थक कर सकते हो। सार्थक सीरीज भी चली रही है, आने वाली है, तो सार्थक सीरीज से तो हुए ही सार्थकता, लेकिन ये और ज्यादा भारी प्रोजेक्ट है मेरे लिए। तो इसीलिए अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो, बहुत ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो और फोड़ने को ही तैयार हो कि इसकी 12 के इस बार तो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में ही रैंक लाएंगे, तभी इसको ज्वाइन करना। काम बहुत सारा है क्योंकि, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डिटॉक्स बायोलॉजी। जो फ्री सीरीज आ रही है सार्थक सीरीज, वो वैसे ही रहेगी, उसका शेड्यूल ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डल गया है, सो उसको वैसे कर सकते हो, जरूरी नहीं है कोर्स खरीदना, है ना, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कल बायोकेमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के साथ। बाय बाय।